हेलो साथियों, स्वागत है सभी का जीएस एरिया में। आज से हम चैप्टर वाइज पूरी मैथ को पढ़ने वाले हैं और वो भी बेसिक से पढ़ेंगे। ऐसा मैं बेसिक बताऊंगा आपको कि आप पेपर में कम से कम समय में सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। आसानी से आप इसे सॉल्व आप हमारे इस वीडियो को किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या एसएससी हो या पुलिस हो। किसी भी परीक्षा के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं और मैं इसमें बहुत ही सरल तरीके से और सरल भाषा से आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो आइए आज हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी को शुरू करेंगे। 4 पॉइंट को आपको याद रखना है और पूरे जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे आप सभी को बहुत आसानी से कर लेंगे। उससे पहले 4 बातों को याद करने से पहले हम 2-3 बातें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि ये त्रिभुज, मैंने 2 त्रिभुज बनाया है, इसमें किस भुजा को क्या कहते हैं आप ये जानिए पहले। और देखिए किस भुजा को क्या कहते हैं मैं पहले आपको ये बताता हूँ। जैसा कि इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। सदैव इस बात का ध्यान रखें कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। यहाँ पर मैं कर्ण को के से लिख देता हूँ, कर्ण, और यहाँ पे भी एक कर्ण को के से, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ये वाली है यहाँ पर और ये हो गई कर्ण। अब देखिए लंब और आधार बचा। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि लंब कौन सी होती है और आधार कौन सी होती है। मैं आपको बताता हूँ कि जब हम यहाँ पर कोण मानते हैं, कोण हम यहाँ पे थीटा मान रहे हैं, कुछ भी कोण ले लीजिए पर मैं यहाँ थीटा लेता हूँ। जब थीटा के सामने वाली भुजा, मतलब कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सदैव लंब होती है। लंब को मैं एल से लिखता हूँ, सदैव लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है और जो बच रही है वो आधार होती है। यहाँ पर ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। इसी तरह देखिए, और देखिए जब हम थीटा इसे मानते हैं यहाँ पर, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, ये है, तो यहाँ पर ये लंब हो जाएगा और जो बच रही है वो आधार हो जाएगा। साथियों अगर आपको समझ आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और उन्हें बताएं भी इनके बारे में। तो आइए अब आगे भी देखते हैं। अब देखिए जो हमारी ये बच रही है आधार हो गई और ये लंब हो गए और ये कर्ण हो गए। जो भी कोण दे उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है और जो बच रही है भुजा वो आधार होती है। ये बात हमारी क्लियर हो गई है। अब देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला होता है, उसे भी हम पहले जान लें। पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब के का स्क्वायर कर दें हम, के का स्क्वायर बराबर, ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर के, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। देखिए लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें कर्ण का स्क्वायर ज्ञात होगा और यहाँ से हम बहुत आसान तरीके से कई मान को निकाल सकते हैं। इसे ज़रूर याद कर लें। अब आइए अगला स्टेप देखते हैं। अगला देखिए, हमें कोई टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, पर हम यहाँ पर tan के 3 मानों को ज़रूर याद करेंगे। वो 3 मान कौन से हैं, tan 30 डिग्री, tan 45 और tan 60। ये 3 मान को मात्र याद करिए और किसी ना साइन याद करने की ज़रूरत, ना कॉस याद करने की ज़रूरत, ना कुछ। देखिए tan 30 का मान है 1/√3 और 45 का मान होता है 1 और 60 का मान होता है करणी में 3, मतलब √3। tan के इन्हीं 3 मान को आप बस ध्यान में रखिए और इससे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट जो याद करने की वो है कि कोण 2 प्रकार से देते हैं, एक उन्नयन कोण होता है और एक अवनमन कोण। कब हम डिसाइड करेंगे कौन उन्नयन है कौन अवनमन, जब आप ऐसे इसको आसानी भाषा से याद करिए कि जब कोण नीचे से ऊपर बन रहा हो तो वो उन्नयन कोण होगा। जैसे कि यहाँ पर नीचे से ये ऊपर की ओर जा रहा है तो उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे की ओर बन रहा हो तो ये अवनमन कोण। जैसे कि यहाँ पर जब बेस हमारा नीचे की ओर हो, आप एक दूसरे लैंग्वेज में समझिए, जब बेस हमारा नीचे हो तो उन्नयन कोण और जब बेस हमारा ऊपर हो तो अवनमन कोण। ऊपर से नीचे की ओर अवनमन कोण और नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण। अब अगला पॉइंट देखिए और ये है, अब देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। अब तीनों कोण का टोटल मान क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री।
त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, 80 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पर 3 कोण पर, ये पूरा हाइट एंड डिस्टेंस 3 कोण पर डिपेंड करता है, 45, 30 और 60 डिग्री के कोण पर। पहले हम 45 डिग्री कोण पर देखते हैं कि जब पेपर में 45 डिग्री कोण पूछे तो हम क्या करते हैं। देखिए, जब हमसे 45 डिग्री कोण पे ये पूछता है कि कोई एक भुजा 45 डिग्री है, जब कोई एक भुजा 45 डिग्री बोले तो आप वहाँ पे ये बात ज़रूर समझ जाएं कि जब एक भुजा 45 है तो दूसरी भी, एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा भी जो कोण बनेगा वो भी हमारा 45 डिग्री बनेगा। और जो लंब हमारे आधार को टच कर रहा है वो 90 डिग्री कोण होगा। वहाँ पर आप तुरंत समझें कि अगर एक कोण हमें 45 दिया हुआ है तो दूसरा कोण जो बचा वो भी 45 होगा, और जो लंब हमारे आधार से मिल रहा है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसमें क्या है, जब 45 डिग्री का कोण हो और 90 डिग्री का, जैसे कि यहाँ पर फिगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होगी, मतलब लंब और आधार दोनों बराबर होंगे। मतलब कि अगर हमने लंब को a माना तो आधार भी a होगा, लंब भी a होगा और आधार भी होगा। अब कर्ण कैसे ज्ञात करें? कर्ण बहुत आसान है, जो हमें लंब या आधार जो भी भुजा में मालूम है उसके साथ √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि गुणा कर देते हैं। उस भुजा से √2 का गुणा कर देंगे, हमें कर्ण मिल जाता है, कर्ण मिल जाता है। अब अगला देखते हैं, ये पहला टाइप था, ये हमारा पहला टाइप था जो आपको समझना है। अब अगला है, अगला देखिए, दो कोण डिपेंड करता है इसमें, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री, दो कोण। कब 60 और कब 30, इससे क्या होगा देखिए, हम मानते हैं यहाँ पर 30 डिग्री कोण, 30 डिग्री कोण, और लंब से आधार जब मिलता है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे प्रश्नों में लगभग 90 डिग्री का कोण ही बनता है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण और ये 30 डिग्री कोण, तो 180 डिग्री टोटल होता है। टोटल त्रिभुज का 180 डिग्री कोण बनता है तीनों कोण का। यहाँ पर 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये जो बच रही है ये 60 डिग्री कोण होगा, 60 डिग्री कोण। अब देखिए यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान रखें। पहला, 30 डिग्री से जो सटी हुई भुजा है, ये वाली, कर्ण को नहीं, कर्ण छोड़कर, जो 30 डिग्री से सटी हुई भुजा है वो बड़ी होगी, और जो 60 डिग्री से सटी हुई भुजा है ये वाली, ये छोटी होगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे से छोटी होगी, मतलब ये भुजा जो है इस भुजा से बड़ी होगी, ये वाली भुजा बड़ी होगी। हाँ, अब देखिए कैसे, क्या यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, मात्र एक पॉइंट ध्यान रखिए, √3, √3 याद करिए और पूरा प्रश्न अभी हम सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। √3, यहाँ पर जो 30 से सटी हुई भुजा है इसको यहाँ पर हम x मान लेते हैं, इस भुजा को। जब हम इस भुजा को x मानेंगे तो 60 डिग्री जो सटा हुआ भुजा है वो x/√3। मैं भी आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे हो रहा है, मैं आसान से बताता हूँ। इसमें आपको मात्र इतना ध्यान रखना है कि जब 30 डिग्री से सटी हुई भुजा दे तो वहाँ पर √3 से गुणा करते हैं, और जब 60 से सटी हुई भुजा का बात करें तो जो हमें ज्ञात है वहाँ पर √3 से भाग देते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसा कि हमें 30 डिग्री का मान ज्ञात था, 60 डिग्री से सटी हुई भुजा का मान ज्ञात करना था, तो जो 30 डिग्री से सटी हुई भुजा है x, उससे भाग कर देंगे √3 से। अगर यहाँ पर ये उल्टा होता, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर उल्टा होता तो क्या करते हैं। अगर यहाँ पर 60 से सटी हुई भुजा x हमें दिया होता तो 30 से क्या करते, तब यहाँ पर 30 से सटी हुई भुजा के साथ जो भुजा में यहाँ √3 से हम गुणा कर देते, मतलब √3 से गुणा कर देते। 60 से जो हमें भुजा मिली है, अगर 30 से सटी हुई भुजा का ज्ञात करना है तो √3 से गुणा। अगर 30 से सटी हुई भुजा का मान हमें ज्ञात है, 60 से सटी हुई भुजा का मान ज्ञात करना है तो √3 से भाग। मात्र इतना याद करना और पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपको याद हो जाएगा। अब हम कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। कर्ण सदैव जो है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है जो यहाँ पर x है, 30 डिग्री से सामने वाली भुजा जो भी हो उसका 2 गुना कर देंगे, वो हमारा कर्ण होगा।
सदैव कण वही होगा जो 30 डिग्री से सामने वाली भुजा होगी उसका 2 गुना करेंगे हमें कण मिल जाएगा। यहाँ पर 30 डिग्री से सामने वाली भुजा x थी और इसका हमने डबल कर दिया 2x होगा और ये हमारा कण हो गया। ऐसे ही हम इसे ज्ञात कर लेंगे। आइए हम इससे रिलेटेड एक प्रश्न करते हैं और आपको जल्दी समझ आएगा। देखिए कह रहा है 8√3 ऊंचाई खंबे। यहाँ पर हम बनाते चलेंगे फिगर को। ये कितना है 8√3। 8√3 खंबे को बांधकर तार का दूसरा सिरा जमीन से गाड़ा गया। मतलब यहाँ पर एक खंबे को बांधा गया है और तार का जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पे ज़मीन से गाड़ दिया गया है। अब खंबा जो है 90 के एंगल पे खड़ा ही होगा, ये सभी जानते हैं। तार का दूसरा सिरा, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब तार की जो लंबाई है इसे ज्ञात करने के लिए हमसे कह रहे हैं। और ये जो है ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है ज़मीन से। अब हमें ज्ञात का करना है। हमें जो है खंबे से इस तार के बीच की हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कण। कण मतलब तार की लंबाई। तार की लंबाई कैसे ज्ञात करें? मैंने भी आपको बताया, जब 60 डिग्री कोण हमें पता है तो हमें ये मालूम है कि 60 डिग्री का जो कोण है यहाँ पर, तो ये 30 डिग्री का कोण होगा। जाहिर सी बात है, अगर एक 60 दे तो तुरंत समझ जाइए दूसरा वाला 30 डिग्री होगा। अगर दूसरा 30 दे तो तुरंत समझ जाइए जो पहला वाला है वो 60 डिग्री कोण होगा। आपको ऐसे समझना है। अब देखिए 30 डिग्री से संबंधित जो भुजा है उसका मान हमें दिया हुआ है 8√3, मतलब 8 करणी में 3। इसका मान दिया हुआ है 60 वाले कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने बताया है कि जब 60 से संबंधित भुजा को मान ज्ञात करना हो तो वहाँ √3 से भाग कर देते हैं। मतलब ये है कि जो हमें √3 से संबंधित मालूम है ये हमें पता है, 60 से संबंधित भुजा का मान यहाँ ज्ञात करना है तो √3 से भाग कर देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर हमें 8 मिलेगा। 8 हो गया। और कण हमने कैसे निकालते हैं? 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसका डबल कर देंगे, हमें कण मिल जाएगा, मतलब तार की लंबाई मिल जाएगी। हमें यहाँ पर 8 ये मिल गया आधार, लंब हमको दिया हुआ है। अब कण जो है 8 का 2 गुना कर देंगे, यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 16 सेंटीमीटर ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाए, तार की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। बहुत ही ईजी तरीके से आप कर पाएंगे। अगला देखते हैं। अगला जो है ये एक दूसरे टाइप से है। जब दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह पूछता है हमसे कि जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, एक खंबा है और खंबे से सीढ़ी को लगाई गई है। ये हमारी मान लीजिए कि ये सीढ़ी है। ये जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो बताता हूँ। यहाँ पर ये जो है ये हमारी सीढ़ी है। हाँ, अब क्या करें? ये जो सीढ़ी है दीवार से टिकी हुई ये दीवार है। अब हम इस दीवार से, मैं आपको एक सरल लैंग्वेज से बताता हूँ, आप ऐसे जानिए। यदि कोई सीढ़ी जो है दीवार से अल्फा का उन्नयन कोण बनाती है, मैंने उन्नयन कोण बताया कि क्या होता है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा हल्का से मिटा देता हूँ तो बताता हूँ। देखिए उन्नयन कोण बनाता है, मतलब ये जो कोण है अल्फा बनाया है, अल्फा कोण बनाया है। सीढ़ी जो है दीवार से अल्फा कोण बना के रखी गई है तथा सीढ़ी को जो है a मीटर पीछे खींच लिया जाए। मतलब सीढ़ी को जो यहाँ से जो है हम a मीटर पीछे की ओर खींच लेते हैं, पीछे की ओर, मतलब यहाँ से यहाँ खींच लिया, ये a मीटर है, इसको पीछे खींच लिया। जब हम सीढ़ी को पीछे खींचेंगे तो सीढ़ी जो है 1 मीटर नीचे भी तो आएगी, तब सीढ़ी यहाँ पर आ जाएगी और ये तब हम ऐसा कोण बनेगा। और तब कोण का मान क्या होगा? देखिए तब हो जाएगा ये कोण जो है, तब हम इसे मानते हैं ये हो जाएगा बीटा। जब a मीटर सीढ़ी पीछे गई तो बीटा कोण हो गया, बीटा कोण हो गया। और जब पीछे गई तो आप ये समझिए कि कितना पीछे खसकी, तो हम यहाँ पर b मान लेते हैं कि वो नीचे की ओर b खिसकी। हाँ, और ये और पीछे यहाँ पर हमें अल्फ़ा और बीटा 2 कोण ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न में कभी a का मान पूछता है, कभी b का मान पूछता है, कभी अल्फ़ा पूछता है या बीटा, तो कुछ भी पूछे आपको बहुत आसानी से करना है। मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। फार्मूला होता है a बराबर b
tan अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 2, अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 2। आपको ये फार्मूला याद कर लेना है और इससे पूरा सॉल्व हो जाएगा। आइए इससे एक प्रश्न करते हैं। कह रहा है यदि कोई सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। अब देखिए ये है दीवार से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, ये 60 डिग्री बना, उन्नयन कोण बनाती हुई रखी गई तथा सीढ़ी को 2 मीटर पीछे खींच लिया जाता है। 2 मीटर जो है सीढ़ी को पीछे खींच लिया जाता है। 2 मीटर मैंने खींचा, 2 मीटर खींच लिया गया। ये जिससे वह दीवार पर 20 मीटर नीचे खसक गई। मतलब जब उसने खींचा तो ये जो है 20 मीटर नीचे चली गई, यहाँ पर हो गई। और यहाँ से अब उसका उन्नयन कोण जो है, यहाँ पर ये 30 डिग्री होगा, 60 नहीं, ये 30 डिग्री का बना लेती है कोण। मतलब यहाँ पर जो है 30 डिग्री का कोण बना लेती है। तो अब हमें b का मान बताना है। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया हुआ है, वहाँ पर पुट करेंगे। ये देख लीजिए फार्मूला, a बराबर b tan अल्फ़ा प्लस बीटा बटे 2। अब यहाँ पर ऐसे ही वैल्यू पुट करना है। a की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, यहाँ पर हम 2 रखते हैं। b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी हुई है, tan रखते हैं। tan अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दोनों कोण को आपस में जोड़कर 2 से भाग कर देना है। 60 और 30 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे 45। और मैंने tan 45 का मान बताया हुआ है 1 होता है, तो यहाँ पर tan 45 का मान पुट करेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 2 बराबर b, मतलब जो b की वैल्यू होगी वो 2 होगी। सीढ़ी जो नीचे खिसकी है वो b मीटर नीचे की ओर खिसकी हुई है। अब एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट बहुत ही ईजी है। इसमें बोलता क्या है देखिए, इसमें हमसे 2-3 बातें बोलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पर बताता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये b है, ये c है, ये d है और ये a है, ये a है, ये हाइट h है, ये कोण मैंने माना थीटा। जब ये कोण थीटा होगा तो ये कोण जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। हाँ, और यहाँ पर a होगा और ये पूरा जो होगा ये b होगा, b। मात्र पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपसे a कभी पूछ लेगा, कभी b पूछ लेगा, कभी h पूछ लेगा। और आपको ऐसे इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, मात्र एक चीज़ याद करें, h बराबर √ab। बस आपको इतना मात्र याद करना है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे आप तुरंत कर लेंगे। एक प्रश्न करके देखते हैं। अब कह रहा है यदि नदी पर बना हुआ एक पुल 100 मीटर ऊंचा है। देखिए नदी पर बना हुआ एक पुल जो है वो 100 मीटर ऊंचा है, ये ऊंचाई 100 मीटर है। नदी के जल सतह पर स्थित 2 बिंदुओं जो एक ही सीध पर हैं, मतलब कि 2 बिंदु यहाँ पर एक ही सीध पर हैं। एक बिंदु मैं यहाँ मानता हूँ और दूसरा यहाँ पर मान लेता हूँ, एक ही सीध पर है। पुल का उच्चतम बिंदु अवनमन कोण 30 और 45 है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब कि ये वाला कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गया, और जो ये दूसरा बन रहा है ये हमारा 45 डिग्री हो गया, यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और बहुत ही सरल, मतलब कि इतना आपसे पूछा है, बस इतना। मैंने भी आपको फार्मूला बताया, यहाँ से h पहले ज्ञात करें। मैंने भी बताया कि जब 45 डिग्री का कोण होता है तो उसके दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसका मतलब ये जितनी ये भुजा है और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होगी। हमें ऊंचाई 100 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 100 हो गई, 100 हो गई। अब दूसरी बात, जब 30 डिग्री कोण दिया हुआ है, अब पूरे कोण को देखें। अब जो है आप, क्योंकि मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, देखिए ये 1 हो गया, ये 45 डिग्री वाला हो गया, 45 डिग्री वाला। जब ये 100 दिया हुआ है तो ये भी हमारा 100 हो जाएगा।
अब दूसरा कोण उसी में जो है 30 डिग्री वाला है, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगी, मैंने अभी आपको बताया है। जब ये 100 होगा तो 30 डिग्री से संबंधित भुजा हो जाएगी 100√3, तुरंत करणी से गुणा कर देंगे √3। हमें 100 मिला है और पूरी भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है, 100√3। और इनको जब हम माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको माइनस करेंगे 100, मतलब पूरी भुजा से आधा 100 माइनस कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसमें से 100 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा करणी √3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इससे रिलेटेड आप और भी प्रश्न चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, हम अगली वीडियो उसकी बना देंगे। और इसे शेयर ज़रूर करें आप।